नमस्कार। आपदा और उसके समाधान के इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना के एक और खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। आपदाओं की बात करें तो ये प्राकृतिक और हो या फिर मानव निर्मित, आपदा का सामना तो हमें करना ही है, लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। ऐसा हम सभी मानते भी हैं। आपने इससे पहले एनडीआरएफ, एनडीएमए और एनआईडीएम और साथ ही कई और राज्यों की आपदा प्रबंधन की जो संस्थाएं हैं उनका नाम सुना होगा और इन सभी की बहुत बड़ी भूमिका भी है। लेकिन इन सभी के बीच में सबसे ज्यादा बढ़कर भूमिका अगर किसी की है तो वो है वहां मौजूद स्थानीय लोगों की, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और निभाते हुए अक्सर नजर भी आते हैं। अब ऐसे कई सारे उदाहरण आज हम सभी के सामने हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जागरूक हो कि आपदा के समय उसे क्या करना है, कैसे आपदा से निपटना है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास अंक, जिसमें हम जानेंगे कि आपदा से निपटने के तरीके, आपदा के बाद कैसे पीड़ितों की मदद की जाए और आपदाओं के दौरान और उसके बाद स्थानीय लोग इस पूरी प्रक्रिया को क्या कुछ अपनाएं। आज अपने इस खास अंक में आज इसी पर करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। इलिया जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप तान्या ग्रुप के को-फाउंडर भी हैं, तो ऐसे में जो प्राइवेट संस्थान है उनकी क्या कुछ भूमिका रहती है, क्या कुछ महत्व है उनका? अगर किसी प्रकार से कोई आपदा आ जाती है तो किस प्रकार की भूमिका निभाते हुए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नजर आते हैं? मेरे ख्याल से गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं, इनका एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। एक तो आपदा आने से पहले पूर्व तैयारी में जी, क्योंकि पूर्व तैयारी के समय में यदि आप क्षमता का निर्माण करते हैं लोगों के लिए वहां के, क्योंकि वही होते हैं जो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिन्हें हम कहते हैं, वो किसी भी आपदा के समय में सबसे पहले आपस में समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो पूर्व तैयारी के समय में चिन्हित करना कि कौन लोग अति संवेदनशील हैं, कौन लोग हैं जिनमें क्षमताएं हैं, क्या साधन है, संसाधन है उन लोगों के पास उस क्षेत्र में, ये होता है। और उसके बाद आपदा आने के बाद आंकलन करना कि कितना नुकसान हुआ है, किसको, राहत कार्य में शामिल होना। और उसके बाद राहत कार्य के बाद भी एक पुनर्निर्माण की जो एक काफी समय तक चलती है आपदा आने के बाद प्रक्रिया, तो उसमें भी काफी एक अहम भूमिका रहती है ऐसी संस्थाओं की। जी, जिस तरीके से देखा जाए आज के टाइम में और खासतौर पर कोविड के बाद में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई अपने हाथ में मोबाइल लेकर चलता है, तो ऐसे में आपदाओं से निपटने में सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का कितना सपोर्ट हमें मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी की 10 सूत्रीय एजेंडा जो है उसमें भी उनका 7वां पॉइंट वही था कि कैसे हम आपदा के जोखिम को न्यूनीकरण करने के लिए सोशल मीडिया या फिर मोबाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो आज के समय में यदि पूर्व चेतावनी की बात करते हैं, किसी भी तरह की आपदा आने वाली उसका अलर्ट या अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के थ्रू कुछ नुकसान भी हैं क्योंकि रूमर्स कई बार फैलते हैं, पर फायदे अगर हम करना चाहें तो एक बहुत जल्दी, बहुत तेजी से लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। जो समुदाय के लेवल पे प्लान्स बने हैं उसमें कई टास्क फोर्सेस बनते हैं, जैसे कि खोज और बचाव की टास्क फोर्स, या फिर जो चिन्हित लोग हैं, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं, दिव्यांगजन या एल्डरली पीपल, तो उन लोगों को कैसे एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए। तो टास्क फोर्सेस को जल्दी से जल्दी उनको मोबिलाइज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में ड्रोन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है आजकल, कि जिससे हम आंकलन बहुत जल्दी कर सकते हैं उन जगहों में जो कि हम पहुंच नहीं सकते, वहां ड्रोन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। और असेसमेंट भी बहुत फास्ट हो गया है, जैसे कोबो कलेक्ट गूगल फॉर्म के थ्रू फील्ड में जाते ही तुरंत इंफॉर्मेशन एक जगह पे आती है जिसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो काफी अहम रोल अब एक टेक्नोलॉजी का आया है जी। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा तो लगातार चलती ही रहेगी कि आपदाओं से कैसे निपटा जाए। और इलिया जी, जिस तरीके से समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें और किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? मुझे लगता है जैसे कि संतोष जी ने भी बोला था कि बच्चों के लिए जो आगे जाके टीचर्स बनेंगे, कि कैसे वो अंदर कंपैशन अपने अंदर रखें। तो ये करते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनकी अलग क्षमताएं, अलग संवेदनशीलताएं होती हैं, तो उसको हम एक होमोजेनस ग्रुप मान के ना चलें। हम समझें कि उसमें उनकी क्या जरूरतें हो सकती हैं। जैसे कि कोई गर्भवती महिला है, अब खाना कहने के लिए होता है कि सभी को खाना है, मगर सबके खाने की नीड्स एक समान नहीं होती।
जो शिशु हैं उनकी अलग होती है, जो बुजुर्ग हैं उनकी अलग होती है, जो गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनकी न्यूट्रिशन नीड्स अलग होती हैं। तो उसको समझते हुए कैसे हम उनके साथ कार्य कर सकते हैं, कैसे योजनाएं बना सकते हैं ताकि हम एक अच्छा इंक्लूसिव जेंडर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बिंदु के साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि कैसे हम एक समन्वय आपस में सरकार भागीदारी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सभी संस्थाएं जो ये करना चाहती हैं सबका उद्देश्य एक ही है कि कोई भी जान का नुकसान ना हो, माल का शायद फिर भी होता रहेगा, पर जान का नुकसान अगर बचाया जा सके तो ये एक उद्देश्य है सरकार का भी, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी, गैर सरकारी संस्थाओं का भी और सभी समुदाय वालों का भी। तो यदि हम भागीदारी के साथ एक साथ मिल के काम करते हैं तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। बिल्कुल इलिया जी, सही, हमारे साथ बच्चे भी जुड़े और जिन्होंने जाना कि आपदा से कैसे निपटा जाए। तो बच्चों क्या बोलेंगे आपदा से निपटने के लिए? बी स्मार्ट बी प्रिपेयर। तो बिल्कुल बी स्मार्ट बी प्रिपेयर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और तैयारी हमें हमेशा रखनी चाहिए कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उसे कैसे निपटा जाए। और इसी के साथ आपदा के सामना के इस खास अंक में मेरे साथ आज इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और अंक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।